हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज तैयार किया है, जिसका कि ये 17वीं वीडियो है यानी 17वां वीडियो है। और आज के 17वें वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, साथ ही साथ आपके फ्यूचर को भी लेकर के, क्योंकि आप यदि फ्यूचर में फार्मेसी करेंगे तो वहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज वाला सेक्टर काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए उतना मैं प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। ठीक है, 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई काफ़ी टफ नहीं है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो लाइक टारगेट है 50, फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल उदित फार्मेसी नाम से बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन, साथ ही साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्विज करवाएंगे और फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि क्षय रोग क्या होता है, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका संक्रमण किसके द्वारा होगा। क्षय रोग को नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? क्षय रोग को गांव देहात में टीबी के नाम से जाना जाता है। क्या, किस चीज नाम से? टीबी। देखिए, लोग बोलते हैं टीबी बीमारी हो गया, टीबी नहीं होता है, टीबी होता है। वो टीबी कहाँ से आया? तो इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलोसिस। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्षय रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस नाम से जाना जाता है और शॉर्टकट में हम लोग टीबी कहते हैं। ठीक है, और इस बीमारी में आखिर क्या होता है? कौन सा हमारे शरीर का अंग सबसे ज्यादा संक्रमित होता है? तो वो है फेफड़ा। कौन सा अंग? फेफड़ा। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये जो व्यक्ति है इसे टीबी हो चुका है, यानी ये इन्फेक्टेड है कौन से बैक्टीरिया से? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो देखिए होता क्या है टीबी बीमारी में, यदि आपका खराश, गले का खराश निकलेगा तो उसके साथ वहां पे खून भी निकलता है, ब्लड भी निकलता है, तो मुंह से खून आने लगता है, लोग बोलता है टीबी बीमारी में। ठीक है, तो ये होता किसके कारण है? तो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नोट कीजिए, जो भी चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको नोट करना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये नाम का बैक्टीरिया है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टीबी जो बीमारी होता है या क्षय रोग होता है किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी को। वो क्या करता है? हमारे लंग्स में चला जाता है और लंग्स को क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है, और फिर लंग्स से जो हमारे मुंह में क्या आने लगता है? कफ आने लगता है, और उस कफ में क्या होता है? ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, यानी उसमें खून होता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है क्षय रोग से रिलेटेड? पहले मैं वो बताता हूँ। क्षय रोगों को और किस नाम से जानते हैं? ट्यूबरकुलोसिस नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में लोग टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी यानी क्षय रोग में कौन सा शरीर का अंग सबसे ज्यादा संक्रमित होता है? तो वो हमारा फेफड़ा होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है? जब हम लोग खराशते हैं, गला का खराश बाहर निकलता है, तो उस खराश में क्या आता है? खून आने लगता है, और अंतिम स्टेज जाते आते हाथ में कुछ इस तरीके का इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। और आपको तो समझ में आ गया अब कि यदि किसी इंसान को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लंग्स में क्या है? इन्फेक्शन है, और लंग्स से जब वो हम लोग हवा छोड़ते हैं यानी सांस छोड़ते हैं या फिर छींकते हैं तो लंग्स से भारी मात्रा में अंदर से बहुत सारा बैक्टीरिया बाहर निकलेगा। वही वाला कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जिसके कारण ये रोग होता है। तो वो रोग क्या होगा? हवा में फैलेगा और सामने जो व्यक्ति होगा उसको भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। ठीक है, क्लियर? फिर से मैं स्लाइड क्लियर करके आपको सब चीज रिवाइज करवाता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, इस तरीके से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्षय रोग को और किस नाम से जानते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस। शॉर्टकट में बोले तो क्या बोलेंगे? टीवी बोलेंगे। ठीक है,
और ये होता किसके कारण है? तो बैक्टीरिया के कारण। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कहीं लिखना है तो आप कॉपी में लिख लीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। फिर ये इस बीमारी में, क्षय रोग की बीमारी में सबसे ज़्यादा संक्रमित कौन सा अंग होता है? तो हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है। और क्या होता है? मुंह से खून आने लगता है कफ के द्वारा। तो ये किसके द्वारा संक्रमित होगा? तो हवा के द्वारा। जैसे यदि ये इंसान छींक रहा है, या फिर जैसे कोरोना वायरस कैसे फैलता है? हवा के द्वारा फैलता है। तो उसी तरीके से क्षय रोग भी फैलता है। इसलिए कोई भी क्षय रोग का पेशेंट है तो उसके साथ साथ में खाना पीना नहीं खाना चाहिए, और उसके संपर्क में बहुत कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आशा करते हैं समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगता है ऐसा स्लाइड रेडी करने में। मेरे पास सिर्फ फ़ोन है और फ़ोन से मैं आपके लिए इतना अच्छा स्लाइड रेडी करता हूँ, ठीक है। चलिए, सामान्य सर्दी किससे होता है? सामान्य जो आपके घर पे सिर्फ सर्दी होता है, जैसे किसी को हल्का फुल्का जुकाम हो गया, तो वो किसके कारण होता है? तो ये राइनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइनो वायरस। और वायरस का स्ट्रक्चर, तो राइनो वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो सामान्य सर्दी, किसी को भी घर पे आज जुकाम हो जाता है या फिर बारिश के मौसम में जुकाम होता है, तो वो राइनो वायरस के कारण होता है, जिसके कारण कि आपको सर्दी होता है। तो आप सिट्रिजिन वगैरह एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको क्लियर राहत मिल जाता है, ठीक है। ये कोई खास खतरनाक नहीं है। चलिए अब जाना माना मलेरिया के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार में कपकपी, उच्च ज्वार निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ द्वारा होता है? आपको पता है कि मलेरिया बुखार काफ़ी फेमस बुखार है और काफ़ी डेंजरस भी है। इस मलेरिया बुखार में होता क्या है कि काफ़ी बुखार आता है और उसको कपकपी, ठंडा भी लगता है, ठीक है। और उच्च ज्वार मतलब काफ़ी उसका शरीर गर्म हो जाता है। तो आखिर वो किस विषैले पदार्थ के कारण ऐसा होता है? तो पहले मैं आपको बता दूं, हीमोजोइन नाम का विषैला पदार्थ होता है। कौन सा नाम का? हीमोजोइन नाम का विषैला पदार्थ होता है, जिसके कारण कि मलेरिया बुखार में बहुत ज़्यादा कपकपी और उच्च बुखार आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन ये आते हैं कि मलेरिया जो है वो किसके कारण, किसके काटने के कारण होता है? तो ये मच्छरों के काटने के कारण होता है। मादा मच्छर काट लेती हैं तो उसके कारण होता है। मेनली जो क्या होता है, जैसे कोई मलेरिया का पेशेंट है तो वो एक पारासाइट, परजीवी के कारण होता है। कोई परजीवी शरीर में प्रवेश कर गया तो वो क्या कहते हैं, उस तरीके से होता है। ये मच्छर उसका कारण नहीं है। मच्छर तो प्रवाहक के रूप में काम करता है कि एक जगह से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने का काम किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा। लेकिन होता किसके कारण है? किस परजीवी के कारण? तो मलेरिया क्वेश्चन ये आता है, मैं क्लियर करके समझाता हूँ। मलेरिया क्वेश्चन आएगा, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम विवेक, प्लाज्मोडियम विवेक नाम से एक क्या होता है? परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। कहीं कॉपी है तो लिखिए, प्लाज्मोडियम विवेक नाम का क्या होता है? पैरासाइट होता है, जो कि किसी इंसान के शरीर में चला गया और उस इंसान को मलेरिया है, और उस इंसान को कोई मच्छर काटा तो उसके खून में भी क्या, मच्छर जो खून पिया उस वो भी प्लाज्मोडियम विवेक नाम का बैक्टीरिया को ले लिया। अब क्या करेगा? किसी और इंसान को काटेगा तो उसको भी वही बैक्टीरिया दे देगा, जिस कारण से मलेरिया बुखार फैलता है। इसलिए कहा जाता है कि मलेरिया बुखार में मच्छर से बच के रहना चाहिए। मच्छर के काटने से ही ये बीमारी फैलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारा पॉइंट क्लियर हो गया कि मलेरिया बुखार उसमें कपकपी, उच्च ज्वार जो निम्नलिखित किस विषैले पदार्थ के कारण होता है? हीमोजोइन विषैले पदार्थ के कारण होता है। तो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? और इसी तरीके से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के बारे में हम लोग डिटेल में समझ लिए, फिर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक लेने पर ठीक नहीं होती है? हम लोग अक्सर बीमारी में एंटीबायोटिक लेते हैं और क्लियर खत्म कहानी हो जाता है, लेकिन नहीं। कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं होता है? तो अमीबियता नाम का बीमारी होता है, जिसको हम लोग एमीबियासिस कहते हैं, जो कि नॉर्मली होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये अमीबा के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए किसके कारण होता है, पूरे डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक लेने के कारण से ठीक नहीं होती है? तो वो है कौन सा? अमीबियता बीमारी। और सब नॉर्मली जो डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, प्लेग, ये सब एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन अमीबियता, इसको इंग्लिश में एमीबायोसिस कहते हैं, वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एमीबायोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा? एमीबियोसिस को और एक नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग एमीबिक डाइसेंट्री बोलते हैं। क्या कहते हैं?
एमीबिक डाइसेंट्री, आपको ये ध्यान रखना है, कहीं कॉपी है लिख लीजिए कि एमीबियता यानी अमीबियता को एक और नाम से जानते हैं, वो है एमीबिक डाइसेंट्री। और ये किसके कारण होता है? तो परजीवी के कारण होता है। परजीवी कौन सा? तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका नाम सा, कौन सा? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का परजीवी होता है, जो कि एंटा अमीबा, देखिए एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का परजीवी होता है, जो कि किसका कारण है? एमीबियासिस का कारण है। ठीक है, एमीबियासिस का कारण है। आपको क्या क्या याद रखना है? जो एमीबियाता बीमारी है, एमीबियासिस उसको कहते हैं, उसको और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है? एमीबिक डाइसेंट्री है। और ये किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है। कौन से परजीवी के कारण होता है? तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। और ये एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? हमारे छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में जा कर के चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। देखिए कुछ इस तरीके से आंत में रहने लगता है और वहाँ पे अंडा दे देता है, जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। आपको इतना नहीं पढ़ना है, हाँ अंडा दे देता है और अंडा देने के बाद इस तरीके से पूरे इंटेस्टाइन में आंत में फैल जाता है और हमारे स्टूल के द्वारा, यानी पैखाना जिसको कहते हैं, बाथरूम समझ रहे होंगे आप, स्टूल के द्वारा, मल पदार्थ के द्वारा बाहर निकलता है, जिससे कि काफ़ी पेन होता है। ठीक है, और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हर बीमारी का जड़ कहाँ है? पेट है। तो समझ लीजिए कितना ये खतरनाक होगा। ठीक है, तो कौन सी, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन? कि भैया सबसे पहला तो एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं होता है, तो वो है अमीबिया था। अमीबियासिस किसके कारण होता है? तो परजीवी के कारण। कौन से परजीवी? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसको और एक नाम से जानते हैं, कौन सा है? तो एमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं। और ये कैसे फैलता है? हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के बहुत सारा अंडा दे देता है और वहाँ पे फिर और ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी संक्रमण किसके द्वारा होता है? देखिए हेपेटाइटिस बी के बारे में यहाँ पे एक फिगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं डिटेल में समझाता हूँ, यहाँ बड़ा थोड़ा दिखा हुआ है। हेपेटाइटिस बी बीमारी जो है बहुत सारे के कारण फैलता है, बहुत सारी चीज़ के कारण फैलता है। ये एक वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज, यानी वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये इसका क्या क्या कारण हो सकता है? जैसे कि किसी को आप ब्लड दे रहे हैं और किसी का हेपेटाइटिस है और उसी का ब्लड आप चढ़ा लिए, तो आपको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। सेकेंड केस, ये सेक्स करने से भी होता है, कि किसी को हेपेटाइटिस है और उसके साथ आप सेक्स किए और अगर ब्लड से कांटेक्ट हो गया तो इस तरीके से आपको, उसको, फिर आपको भी हेपेटाइटिस होगा। कहेगा सेक्स में कैसे हो गया सर? देखिए कोई लड़की अगर वर्जिन है, क्या है? वर्जिन है, वो अभी तक एक बार भी सेक्स नहीं की है और उसको हेपेटाइटिस है। ठीक है, उसको क्या है? हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस का और भी कारण है, तो हेपेटाइटिस है तो उससे क्या होगा? आप यदि उसके साथ सेक्स करेंगे तो उसका ब्लड लॉस होगा। ठीक है, ब्लड निकलेगा हाइमेन टूटने के कारण और ब्लड से कांटेक्ट बनेगा जैसे, तो इस तरीके से कारण क्या होगा? हेपेटाइटिस बी होने का चांस सेक्स के कारण भी बढ़ जाता है। फिर क्या होगा कि मदर बच्चे को जन्म देते टाइम भी हो सकता है। फिर ये दाढ़ी उड़ी बनाने वाला इसीलिए कहता है किसी दूसरे का ब्लेड यूज नहीं करना चाहिए। दाढ़ी अस्तूरा हर समय देखिएगा, नाई जो है, जो बार्बर होते हैं, बाल काटते हैं, वो एक ब्लेड को एक ही बार यूज करते हैं और करवाना भी वही चाहिए, जिसके कारण कि ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। दाढ़ी बाल बनाने का फिर एक ही निडल को भी यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो मेनली खून से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपका ऑप्शन है क्या क्या? स्नीजिंग, छींकने से होता है? नहीं, छींकने से नहीं होता है। छींकने से वो होगा जो कि जैसे कोरोना वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब होगा छींकने से। कफिंग नहीं, कफ के कारण भी नहीं। रक्त आच्छादन, जी हाँ, रक्त आदान प्रदान करना, किसी का ब्लड लेना या ब्लड देना। अगर किसी को हेपेटाइटिस होगा तो उससे हेपेटाइटिस फैलेगा। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किससे होता है? रक्त आच्छादन के द्वारा होता है। और सारे ऑप्शन कुछ भी और हो सकते थे, मैं सारे ऑप्शन को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूपिंग कफ किससे होता है? वूपिंग कफ, देखिए आपको नाम अनसुना लग रहा होगा, लेकिन इसको नॉर्मली बोला जाता है काली खांसी। क्या बोला जाता है? काली खांसी। वो किसके द्वारा होता है? आपको बता दें कि वूपिंग कफ जो है, वूपिंग कफ किसके द्वारा होता है? तो वह वूपिंग कफ मेनली नॉर्मली किसको कहते हैं? काली खांसी को कहते हैं। और ये होता है पर्ट्यूसिस। किसके कारण होता है? पर्ट्यूसिस के कारण। मैं क्लियर करके आपको समझाता हूँ। देखिए
वूपिंग कफ जो है, वूपिंग कफ को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या मारना है, काली खांसी। क्या कहेंगे, काली खांसी, ठीक है। और ये होता किसके कारण है, तो क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। किसके कारण होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। आपको कुछ ध्यान न रहे लेकिन पर्ट्यूसिस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वूपिंग कफ यानी काली खांसी को मेडिकल के भाषा में, चिकित्सा के क्षेत्र में पर्ट्यूसिस के नाम से भी सिर्फ जाना जाता है। इसका क्यों, क्योंकि ये पर्ट्यूसिस के कारण ही होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, वूपिंग कफ किससे होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। वूपिंग कफ को और किस नाम से जानते हैं, काली खांसी के नाम से जानते हैं। वूपिंग कफ को चिकित्सा के क्षेत्र में और क्या बोला जाता है, तो पर्ट्यूसिस बोला जाता है, ठीक है। इतने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है। तो ये डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा, अलग अलग तरीके के वायरसेस हैं, विषाणु हैं, तो कौन कौन से विषाणु रोग हैं। तो भाई फ्लू, जी हाँ ये विषाणु के कारण होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। एड्स विषाणु के कारण होता है, तो जिस कारण से आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे मज़ेदार वाली बात है कि आपको सबका वायरस भी याद रखना है कि कौन कौन सा वायरस भैया किसके कारण होता है। कहीं कॉपी लेके बैठे हैं तो आप लिख लीजिए कि विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है, तो फ्लू है, पोलियो है, एड्स है। ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक हेपेटाइटिस भी है जो कि आपका क्या होता है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो अब कौन विषाणु के कारण, जो फ्लू बीमारी होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस, कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो आपको ये याद रखना है कि फ्लू जो है वो किस वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा के कारण। पोलियो किस वायरस के कारण, तो पोलियो वायरस, वायरस का ही नाम पोलियो है। एड्स किसके कारण होता है, तो HIV वायरस, किसके कारण, HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर करके स्लाइड समझा देते हैं एक बार फिर से। क्या बोले मैं कि विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है, तो फ्लू है, फ्लू किसके कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। पोलियो वायरस के कारण। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है। वही क्वेश्चन, बस ऑप्शन चेंज है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से ही लिया गया है, ठीक है। तो क्या है, देखिए ऑप्शन में हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स सभी। तो आपको तो मारना है सभी। क्यों, क्योंकि पोलियो तो आप पढ़े हैं कि हाँ भाई पोलियो वायरस के कारण था, एड्स HIV वायरस के कारण, और हेपेटाइटिस भी वायरस जनित ही रोग है। वायरस जनित यानी विषाणु जनित रोग है। तो आपको क्लियर याद रखना है कि कौन कौन सा बीमारी, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस और क्या कहते हैं फ्लू, ये चारों बीमारी कम से कम आपको ध्यान रखना है कि किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट निम्नलिखित में से किस रोग के पहचान के लिए की जाती है। विडाल टेस्ट इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे ही पढ़ना है आपको टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट टाइफाइड बीमारी के परीक्षण के लिए किया जाता है। जैसे किसी डॉक्टर को शक है कि आपको टाइफाइड तो नहीं हुआ है, तो टाइफाइड के लिए क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट कराया जाता है। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट में अगर जो पॉजिटिव निकला तो मतलब टाइफाइड है, और निगेटिव निकला मतलब नहीं है। और टाइफाइड होता किसके कारण है, तो गंदे पानी और गंदे खाना यानी बासी खाना खाने से होता है। ये खाना के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। और एड्स का टेस्ट कौन सा था, तो आपको याद रखना है एलिजा टेस्ट। कौन सा था, एलिजा टेस्ट। और टाइफाइड का विडाल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका का खोज सर्वप्रथम किसने की थी। रेबीज नाम का बीमारी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। रेबीज में देखिए होता क्या है, जैसे कुत्ता है, क्या है, कुत्ता है, तो कुत्ता का लार होता है, मुंह से लार हर समय चूते रहता है, टपकते रहता है। तो उस लार में एक वायरस पाया जाता है, वो है रेबीज वायरस। कौन सा वायरस, रेबीज वायरस। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई इंसान को इस तरीके से कुत्ता काट लिया, कुत्ता काटा और खून बह गया, तो इससे क्या हुआ कि रेबीज का जो वायरस है वो उसके ब्लड में चला गया, इंसान के ब्लड में। और धीरे धीरे काफ़ी टाइम बाद, 5 साल 7 साल 10 साल बाद वो ब्लड तक, ब्रेन तक पहुंच जाता है, और हमारे ब्रेन को असर करता है, हमारे मस्तिष्क को असर करता है। और धीरे धीरे वो इंसान क्या होता है, पागल हो जाता है। क्या होता है,
पागल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसलिए रेबीज़ का टीका का खोज करना काफ़ी ज़रूरत था। तो रेबीज़ का टीका का खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? रेबीज़ जो बीमारी है वो किसके कारण होता है? तो रेबीज़ वायरस के कारण होता है। ये किसके कैसे फैलता है? तो कोई भी पालतू जानवर जिसके मुंह से लार निकलता और उसका दांत हो, तो उसके, ऐसा नहीं सिर्फ कुत्ता, क्या कहते हैं, जिसके मुंह से लार निकलता हो और वो नुकीला दांत हो, गीदड़ या फिर लोमड़ी के काटने से भी हो सकता है। लेकिन आम नॉर्मली किससे देखा गया है? कुत्ता के काटने से ही। तो इसीलिए कुत्ता काटता है तो कम से कम 14 या 15 दिन लगातार सुई लिया जाता है। वही होता है एंटी रेबीज सुई, जो कि लुईस पास्चर ने खोज करी थी। तो रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने। और रेबीज में होता क्या है? इंसान पागल हो जाता है और ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? तो कोई भी रोग हुआ तो उसके कारण जो प्रतिरोधकता होती है, जो आपको पता होगा, एंटीबॉडी के कारण होती है। किसके कारण? एंटीबॉडी के कारण होती है। और उसी एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है। तो रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है? किसके कारण होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण होती है। और इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्टकट में आईजी बोला जाता है। और एक नाम है इसका एंटीबॉडी। ठीक है, और एंटीबॉडी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे एंटीजन के एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी के इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको बस इसलिए समझना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्टकट में हम लोग आईजी भी लिखते हैं और एक नाम एंटीबॉडी भी जानते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है कि किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधकता को उत्पन्न करना किसका काम है? एंटीबॉडी का काम है। और ये काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा कौन सा प्रोटीन स्रावित होता है? जैसे देखिए, कोई कोशिका है और उस पर विषाणु अटैक किया, तो वो कोशिका अपने को बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन स्रावित करेगा? तो वह इंटरफेरॉन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इंटरफेरॉन प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से इंटरफेरॉन प्रोटीन, जैसे कोई कोशिका है उस पर क्या हुआ? वायरस का अटैक हुआ, तो वो वायरस से बचने के लिए खुद उसमें इंटरफेरॉन रिलीज करता है और उसको इंटरफेरॉन रिलीज करने के बाद पूरा काट के तहस नहस कर देता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इंटरफेरॉन, कौन सा प्रोटीन? इंटरफेरॉन प्रोटीन। विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा कौन सा प्रोटीन स्रावित किया जाता है? इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित किया जाता है। और इंटरफेरॉन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है, इंटरफेरॉन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है। और कितने टाइप के होते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन? 3 टाइप के, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन एंड गामा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो कैसा लग रहा है क्लास? अच्छा लग रहा है? तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कि आपको समझ में आया, क्योंकि काफ़ी हार्ड टॉपिक है और मैं इजी, मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टफ लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा, मैं पूरा इंग्लिश में ही बोलते जाऊँगा, फिजिकल एंटामे, जैसे यहाँ लिखा फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर बोल के चल रहा हूँ, नहीं, उसका मतलब समझाता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। क्योंकि लेक्चर देख रहे हैं ना, आपको अगर समझ में आता तो आपको लेक्चर क्यों देखना पड़ता? आप सीधा किताब पढ़ लेते। तो आपको इस तरीके, इस मकसद से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा और समझ में आता है तो भाई एक बार कमेंट एक बंदे, ईमानदार बंदे कर दिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुरक्षा का प्रथम पंक्ति कहते हैं? सुरक्षा का प्रथम पंक्ति किसको कहा जाता है भैया? त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को। देखिए, आपके शरीर का कोई और हिस्सा है, कोई हाथ पैर है, तो वहाँ पे त्वचा सबसे पहले कौन सा चीज़ बचाता है? त्वचा बताता है। और यदि मुंह का बात करें, क्या बात करें? मुंह का बात करें, तो वहाँ पे कौन बचाता है? कोई भी चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले म्यूकस, ये जो आपके मुंह में लार है, श्लेष्म में है, वही सबसे पहले मैक्सिमम बैक्टीरिया को मार देता है और वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो आपको ये समझना है कि त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली को सुरक्षा का प्रथम पंक्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट का देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। बी मतलब बोन, बी मतलब बोन, और बोन देखिए हड्डी दिख रहा है ना,
और बीच में जो बोन के बीच में इस तरीके से खाली जगह बना होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। और हिंदी में बोलेंगे अस्थि मज्जा। क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा। तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आपको इतना डिटेल नहीं समझना है, आपको बस इतना जानना है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस में होता है और बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का मतलब हुआ अस्थि मज्जा में। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन था और आपको बता दें क्या, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत, आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी मैथ एज वेल एज सारे सब्जेक्ट का नोट्स सिर्फ यहाँ नोट्स अवेलेबल है। बेसिक तरीके से आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा डी फार्मा का तैयारी करने के लिए। तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पे जाइए, उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन नाम से कोर्स मिलेगा और इस कोर्स में इनरोल होइए। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपको सब चीज़ टोटल मटेरियल मिल जाएगा और मात्र 300 कॉस्ट है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 तभी आएगा जब तक आप लोग 50 लाइक कंप्लीट कीजिए। तो फटाफट आप लोग 50 लाइक कंप्लीट कीजिए, कल शाम तक में पार्ट 2 हम लोग और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।